हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने डिस्कस किया डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाले चेंज को, जो कि होगा किसके कारण, तो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उन तमाम फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंज आता है तो किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी वो चेंज कर जाएगी, और इसी चेंज को हम मेज़र करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। एक बात आप समझेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में हम यही तो बात कर रहे हैं कि डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट का, और उस डिमांड के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़ा। इस लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज देखने को मिलता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितना चेंज होगा प्राइस और उसके कारण कितना चेंज कर जाएगा डिमांड। चेंज होगा, दैट इज सर्टेन, दैट इज ओके, लेकिन प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा इस बात का पता हम नहीं लगा पाते हैं एग्जैक्टली। सो इसी एग्जैक्ट मेजरमेंट के बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्ट कितना चेंज होगा प्राइस में चेंज होने से, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, इसी को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक तरह का मेजरमेंट है जो कि क्या मेज़र करता है, तो ये आपको मेज़र करके बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो भी चेंज होगा उसको मेज़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और इसी के अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के कितने मेथड्स हैं। ओके, तो दो मेन मेथड्स हम लोगों को जानना था। एक था हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम परसेंटेज मेथड के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट मेथड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्रोपोर्शनेट मेथड, ओके, परसेंटेज मेथड। और सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक मेथड। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा ले रही हूँ ताकि इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक अभी हम लोग जानेंगे, इसलिए। तो जियोमेट्रिक मेथड हम लोगों ने देखा था जिसको हम पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये दो तरीके हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे हुए हैं। परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी मैंने आपको तीन तरह के इन रिस्पेक्ट टू, देखो क्या है, एक सेकेंड, अभी मेथड्स को ज़रा पॉज करो। ये मैं यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि एक बार हमारा रिवीजन हो जाए और टॉपिक हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इस पोर्शन का सबसे हार्ड टॉपिक कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ वाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने क्या बोला कि कमोडिटी के डिमांड में चेंज होगा किसी भी अदर फैक्टर में चेंज होने से। अदर फैक्टर यानी कि डिमांड पे जितने भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उनमें से किसी भी एक फैक्टर में चेंज होगा, डिमांड में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, मेजरिंग बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ जितने भी फैक्टर्स हैं जिस पे किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है, उन तमाम फैक्टर्स को अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र करना चाहें तो हम सबको नहीं कर सकते हैं।
क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहोगे उन फैक्टर्स को जिस पे किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड करता है, तो वैसे में आपको 3 फैक्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा प्राइस, जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर होगा आपका क्या, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस है ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर सब्स्टिट्यूट्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री भी, जिसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए आपके सेकेंड फैक्टर, जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और थर्ड आपका जो फैक्टर है दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अकॉर्डिंग टू कि 3 ही फैक्टर हैं जिनको क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में मेजर किया जा सकता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको 3 तरह के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड को देखने को मिलेगा। आपको 3 तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलेगा। सबसे पहला इलास्टिसिटी आपका हो जाएगा क्या, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्या बातें कर रहे थे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बात करते हैं कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसके खुद के प्राइस में चेंज होगा तब। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम स्टडी करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम एक कमोडिटी का प्राइस लेते हैं और दूसरे कमोडिटी का डिमांड लेते हैं और दोनों में होने वाले चेंज को मेजर कर लेते हैं। और थर्ड टाइप है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी के अंदर, जिसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो गया वो हमारा थर्ड टाइप का चेंज आएगा, या थर्ड टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना चेंज करेगी जब उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर के इनकम में चेंज आएगा। सो सिंपल बोले, इनकम में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आएगा उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो 3 टाइप के हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जाने हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं जहां पे डिमांड डिपेंड करता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो 3 मेन फैक्टर हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द 3 फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स जो हो गए वो क्वालिटेटिव मैनर में मेजर किए जाते हैं, तो एग्जैक्ट मेजर कर पाना वहां पे मुश्किल होगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर में हम लोगों को ये तीनों में से ये पहले टाइप को डिटेल में जानना है। इन दोनों टाइप को डिटेल में नहीं जानना, शॉर्ट में बस आपको इतना जानना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में होने वाले चेंज के बारे में जो हमें देखने को मिलेगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण। ओके, यानी कि आप सब्स्टिट्यूट गुड्स ले सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले सकते हैं। आप 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स लें और देखें कि एक के प्राइस में कितना चेंज आया और दूसरे के डिमांड में कितना चेंज आया। इन दोनों से आपको पता लग जाएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या होगा कि इनकम इलास्टिसिटी में हम देखेंगे कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ा या घटा, अकॉर्डिंग टू दैट उस कंज्यूमर के द्वारा जिस प्रोडक्ट की डिमांड करी जा रही है उसमें कितना चेंज आया, और उसको हम इसके अंदर मेजर करते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके चलना है, तो इसी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। एंड 2 मेथड्स हमको जानने हैं, एक तो है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड और दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ
percentage change in quantity demanded divided by percentage change in own price of the product। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कितना चेंज होगा परसेंटेज में, और उसके कारण उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इन दोनों के रेशियो से जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो इस तरीके को प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड के नाम से जानेंगे। अब इसी को हम लोगों ने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया था, सेम इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने इससे निकाला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी into P by Q. This is the formula of elasticity of demand according to percentage method or you can say proportionate method, जहाँ पे डेल्टा Q इंडिकेट करता है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P इंडिकेट करता है चेंज इन प्राइस, P इंडिकेट करता है इनिशियल प्राइस और Q इंडिकेट करता है इनिशियल क्वांटिटी। और इस तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज मेथड या फिर कहें आप प्रोपोर्शनेट मेथड। इसी के बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं जिसको हम आगे करेंगे जब हम अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, तब हम न्यूमेरिकल जो है पार्ट वो शुरू करेंगे अपना। तो यही एक मेथड है जो आपको न्यूमेरिकली जानना है। अच्छा, तो ये मेथड इतना ही है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेथड था हमारा क्या, जियोमेट्रिक मेथड। इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिक मेथड या इसे पॉइंट मेथड क्यों कहते हैं, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे मेज़र करते हैं। ठीक है, डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिक मेथड। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम मेज़र कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है आपका पॉइंट मेथड। और यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे और यहाँ पे प्राइस ले लेंगे वाई एक्सिस पे। जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक, डिमांड कर्व तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। दिस इज द डी डी विच इज द डिमांड कर्व। अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिक मेथड हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट डिपेंड करता है कि हम डिमांड कर्व के किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बात समझ लें कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा डिमांड कर्व के बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर होगा, जो इंडिकेट करेगा कि जितना चेंज प्राइस में होगा ठीक उतना ही चेंज क्वांटिटी में होगा। दैट इज द मिड वैल्यू और द यू कैन से मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। सो बिल्कुल मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ना 1 होता है। ठीक, उसके अलावा अगर आप मिड वैल्यू के ऊपर बढ़ते हैं, मिड वैल्यू के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट के बीच में किसी भी पॉइंट पे, इवन यहाँ किसी भी बिंदु पे आप पहुँचते हैं तो आपको मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे डिमांड कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो आपका होगा इनफाइनाइट। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। ठीक, उसके अलावा मिड वैल्यू के नीचे आप किसी भी बिंदु पे जाएंगे इस पॉइंट तक, एक्स एक्सिस को जो ये टच कर रहा है उस पॉइंट के ऊपर और मिड वैल्यू के नीचे आप किसी भी बिंदु पे पहुंचेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से कम मिलेगा। और वहीं पे आप अगर ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे डिमांड कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू बराबर होगा 0 के। और ये आपको 5
कैटेगरीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिक मेथड। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको इलास्टिसिटी में याद रखनी है, क्योंकि इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बस आपने यही याद रख लेना है कि कहाँ पे क्या वैल्यू होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अकॉर्डिंग टू पॉइंट मेथड। मिड वैल्यू है तो 1 के बराबर, उसके ऊपर तो 1 से बड़ा, वाई एक्सिस पे इन्फिनाइट, एक्स एक्सिस पे 0 और मिड वैल्यू के नीचे 1 से छोटा। और इस तरह से हमारा जो जियोमेट्रिक मेथड था वो कंप्लीट हो जाता है, और ये दोनों मेथड्स हमारे फिनिश होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के। अब आपको एक और तरीका मुझे बताना है जिसको आप मेथड कह सकते हैं या आप उसको रिलेशनशिप समझ सकते हैं। हमें जानना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, उन दोनों में किस तरह का संबंध होता है। अगर आप उसको मेथड के तौर पे देखो कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कह सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का, या फिर हम उसको समझेंगे एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा किसके द्वारा, तो कंज्यूमर के द्वारा। और फिर देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने तरीके हैं और किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम निकालेंगे। ये फिगर आपको इस तरह से बना लेना है ताकि आप आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करने के एलिजिबल हो जाए। Relationship between price elasticity of demand and total एक्सपेंडिचर। हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, और इस रिलेशनशिप को समझते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर के द्वारा जो खर्च किया जा रहा हो और जो भी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, उन दोनों में किस तरह का संबंध होगा। ठीक है, तो प्रोफेसर मार्शल, जो आपके अल्फ्रेड मार्शल प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था किसी भी प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। और उन्होंने इस रिलेशनशिप को जो स्टैब्लिश करा, तो उन्होंने बोला कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होने के कारण चेंज होता है। अब इस रिलेशनशिप को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करा। ठीक, इस रिलेशनशिप को उन्होंने 3 डिफरेंट सिचुएशंस में देखा, और सिचुएशन नंबर 1 में उन्होंने रिलेशनशिप ये ऑब्जर्व किया
कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होता है, चेंज से मतलब है कि या तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करे या फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अगर डिक्रीज करता है, तो उस केस में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को ना मिले, नो चेंज, तो इस केस में जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कहलाती है यूनिटरी इलास्टिक, जिसको आप कह सकते हैं यूनिट इलास्टिक। जो डिमांड होगा वो कैसा होगा? यूनिट इलास्टिक होगा। बात समझ में आ रही है? क्या बताया? पहला सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसके प्राइस में चेंज हुआ, चेंज या तो इंक्रीज हुआ प्राइस या फिर प्राइस जो है वो डिक्रीज कर गया। प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज करने से अगर उस प्रोडक्ट पर जो खर्च हो रहा था कंज्यूमर के द्वारा उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिट इलास्टिक कहलाती है। इस रिलेशनशिप को अगर टैबुलर फॉर्म में समझें तो ऐसा समझिए कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी रुपीज में टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर इसको ऐसे करो, क्वांटिटी, प्राइस है और क्वांटिटी यूनिट्स में, और अब लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो कि कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है। अब इस स्थिति में आप यहां पे बात समझेंगे कि क्या हो रहा है। इनिशियली मान लें कि जो प्राइस है वो है 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक। इस केस में जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है वो की जा रही है 4 यूनिट्स की, तो 4 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, 2 रुपए पर यूनिट प्राइस है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 8 रुपए हुआ, ठीक। फिर क्या हुआ कि मान लो प्राइस घट गया है, तो प्राइस घट के हो गया 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। उस केस में जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है वो 8 यूनिट की जा रही है। अब क्वांटिटी डिमांड 8 यूनिट की जा रही है, तो इन दोनों पे हम टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो है 8। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि प्राइस में डिक्रीमेंट होने के कारण भी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। इस स्थिति में आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू है वो क्या है? यूनिट इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर कितना है? 1 है। इसी को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक। सो अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 सिचुएशंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सिचुएशन मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस में चेंज हो और प्राइस में चेंज होने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, तो उस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये तो था हमारा सिचुएशन नंबर 1। नाउ मूव ऑन टू सिचुएशन नंबर 2। भाई अगले सिचुएशन में क्या होगा? पहला सिचुएशन तो क्लियर है, जहां पे प्राइस में चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। नाउ मूव ऑन टू सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कमी आती हो, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है उसकी कीमत में कमी हो रही हो, अब प्राइस घटता है और प्राइस के घटने के केस में अगर उस जिस प्रोडक्ट के प्राइस में कमी हुई है, मान लो एक्स प्रोडक्ट के प्राइस में कमी हुई, तो एक्स प्रोडक्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उस एक्स प्रोडक्ट को परचेज करने में अगर वो बढ़ जाता है,
तो उस स्थिति में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका वैल्यू कैसा होगा, तो वो होगा आपका ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। मतलब इसी को हम कहते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मोर इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये कब होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन यूनिट इलास्टिक होगा या ग्रेटर इलास्टिक होगा। कब, जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कमी हो और उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहेंगे ग्रेटर देन 1 या फिर मोर देन 1, जिसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक। इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो प्राइस जो है वो है 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड करी जा रही है, सपोज करें 4 यूनिट क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 8 यूनिट हुआ। फिर प्राइस जो है वो घटेगा, देखो प्राइस घटना है, प्राइस घट गया, 2 से घट के हो गया 1। और अब इस केस में जो क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है कंज्यूमर के द्वारा वो 4 से बढ़ करके हो गई है 10 यूनिट्स। अब अगर टोटल एक्सपेंडिचर निकालें तो कितना आएगा, 10 रुपीज। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में डिक्रीमेंट हुआ, प्राइस घटा, उसके रिस्पॉन्ड में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। इस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन यूनिट इलास्टिक कहलाएगा, जिसको हम मोर इलास्टिक कहते हैं। इसी को हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कह सकते हैं या फिर मोर देन यूनिट इलास्टिक के नाम से जानते हैं। और ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकेंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। नाउ ये तो हो गया भाई सेकेंड सिचुएशन, जब प्राइस कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब एक लास्ट सिचुएशन देख लेंगे, सिचुएशन नंबर 3, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है जब प्राइस में चेंज आता है और टोटल एक्सपेंडिचर चेंज करता है। देन अब देखिए क्या हो रहा है, सिचुएशन नंबर 3, जहां पे मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो गया, प्राइस चेंज हुआ और चेंज ऐसा हुआ कि कीमत जो है वो घट गई। कीमत के घटने के रिस्पॉन्ड में अगर उस प्रोडक्ट पर जो खर्च किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर अगर वो घट जाता हो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट घटा और प्राइस के घटने से उस प्रोडक्ट के ऊपर जो खर्च किया जा रहा हो कंज्यूमर के द्वारा वो कम हो जाता है, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो होगा वो होगा लेस देन 1, जिसको हम कहेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिक या फिर यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 से कम होगा। अब यहाँ पे आप देखो, इसी बात को, इसी सिचुएशन को अगर हम समझें तो मान लें कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है 2 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है वो की जा रही है 3 यूनिट्स। इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कितना, 6 रुपीज मान लीजिए। अब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल किया, घटा, और प्राइस के घटने से जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है सपोज वो अब किया जा रहा है 4 यूनिट्स, ठीक। प्राइस के घटने पे जो क्वांटिटी डिमांड करा जा रहा है वो 4 यूनिट्स किया जा रहा है।
एंड जो टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 रुपीज़। अब आप देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस घटा और प्राइस के घटने के रिस्पॉन्ड में टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। इस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कहलाएगा लेस देन 1, जिसको हम कहेंगे लेस देन यूनिट इलास्टिक। और इस तरह से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलेंगे अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट करके डिस्कस करें। तो इसको आप कहीं कहीं पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी पढ़ेंगे, तो आप उसको वैसे भी कह सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो क्या करना है, आपको बता देना है कि किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी उस प्रोडक्ट पे किए जा रहे टोटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। और इस रिलेशनशिप को हम 3 अलग अलग सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं। और ये 3 सिचुएशंस हमारे कुछ इस तरह के होंगे कि ये तीनों सिचुएशंस हम लोगों ने देख लिए। अब तीनों को एक साथ याद रखोगे शॉर्ट में। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3 सिचुएशंस। तो सबसे पहला सिचुएशन कहता है कि अगर प्राइस के घटने या बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, देन इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वहीं पे सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में कमी आती है, फॉल होता है प्राइस घटता है और उस केस में टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे, तो इस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। एंड थर्ड सिचुएशन हमने क्या देखा कि अगर प्राइस घटता है और उसके रिस्पॉन्ड में टोटल एक्सपेंडिचर भी घटे, तो इस स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू किसके बराबर, लेस देन 1 या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक आप कहेंगे। और ये 3 केसेस, 3 सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करोगे। और इसी के साथ आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के हमारे जितने भी मेथड्स थे वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। 3 मेथड्स आपने याद रखने हैं, 3 अलग अलग सिचुएशंस में क्यों लिया 3 सिचुएशन, और तीनों में से हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है, क्यों किया, वही करना ही था। और उसके 3 तरीके हैं और उन तीनों तरीकों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, उसको रिवाइज भी करवा दिया मैंने आपको दोनों मेथड्स को। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड रह जाएगा और वो है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने डिग्रीज हैं और उन डिग्रीज को हम डायग्रामेटिकली और थोड़ा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए डिस्कस कर लेंगे। अलग अलग डिग्री का वैल्यू क्या है और उसका मतलब क्या है, तो वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक रहेगा उसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।